हेलो बच्चा लोग, तो आज मैं आपको करवाने वाला हूं प्रोबेबिलिटी का जो फर्स्ट आपकी एक्सरसाइज है, ये फर्स्ट जो टॉपिक है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो पहले हम समझेंगे कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन क्या होती है। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होता है कि अगर मान लो ई और एफ कोई दो इवेंट है जो एक ही सैंपल स्पेस से एसोसिएट हो रहे हैं। कहने का मतलब अगर हमारे पास एक कोई तो ये जो इवेंट है ई और एफ इसी सैंपल स्पेस से एसोसिएट हो रहे हैं, इसी सैंपल स्पेस के पार्ट हैं। तो अगर हमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसकी, ई की, जब एफ क्या हो ऑलरेडी अकर, तो हमारे पास जो है ये एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है। समझते हैं एक्चुअली में है क्या। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मतलब ये हुआ कि हम कोई ना कोई कंडीशन रख रहे हैं किसी के सामने। सपोज कि मैं और मेरे दोस्त को किसी पार्टी में जाना है। अब मेरा दोस्त ने फोन किया और मुझे कहा कि भाई मैं पार्टी में तभी जाऊंगा जब तू जाएगा। मतलब उन्होंने क्या कर दिया, कंडीशन लगा दिया। सेम ऐसे ही हमारे पास ये क्या है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है कि E बाय एफ, इसको हम क्या पढ़ते हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट E गिवन दैट एफ हैज अकर्ड। मतलब कि E की प्रोबेबिलिटी जब F पहले से ही अकर हो, या हम ऐसे कह सकते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ E गिवन दैट F हैज ऑलरेडी अकर्ड। मतलब F जो है पहले ही हो चुका है, तो E के होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इसी को हम क्या कहते हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के कुछ हम प्रॉपर्टीज देखने जा रहे हैं। जो पहली प्रॉपर्टी है कि अगर S बाय एफ है या S बाय एफ है तो ये क्या हो जाएगा, F बाय, और F बाय एफ है तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1। ये कैसे होता है, अगर मान लो मैं इसकी प्रोबेबिलिटी निकालता हूँ S अपॉन एफ, तो आपको पता ही है फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ S इंटरसेक्शन F अपॉन पी एफ, ये होगा। अब जैसे कि पता है S और F मतलब जो सैंपल स्पेस है और जो F है उसमें कॉमन क्या होगा, F ही होगा, तो ये क्या आ जाएगा, PF, ये भी क्या है, PF, कैंसिल होकर कितना आ जाएगा, 1। तो आपको याद रखना है कि S बाय एफ या F बाय एफ एक ही होता है और उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। सेकंड अगर हम देखें तो A यूनियन B और कंडीशन क्या दे रखा है, डिवाइडेड बाय एफ। तो इसका जो फॉर्मूला होता है A बाय एफ प्लस पी, B बाय एफ माइनस पी, A इंटरसेक्शन B बाय एफ। तो सिंपल तरीके से इसको याद रख सकते हो, ये क्वेश्चन वगैरह में यूज होगा। अगर हम थर्ड प्रॉपर्टी की बात करें तो थर्ड प्रॉपर्टी में क्या है कि अगर इसने बोला हो नॉट E, इसका मतलब क्या होता है, E डैश का मतलब नॉट E, मतलब E नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारा प्रोबेबिलिटी का सम कितना होता है, 1 होता है, तो इसीलिए 1 माइनस पी बाय, और जो भी ये नॉट अकरिंग का है और ये किसका है, अकरिंग का है। जब नॉट अकरिंग का हमें निकालना हो, मतलब नॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ E, तो हम क्या करेंगे, 1 माइनस पी प्रोबेबिलिटी ऑफ E व्हेन F ऑलरेडी अकर, हम इस तरीके से निकालते हैं। तो ये तीनों फॉर्मूले जो है याद होने चाहिए। अगर आपको ये तीनों फॉर्मूले याद है और इससे पहले एक और डेफिनेशन कराई थी वो, ठीक है, अगर ये चारों याद होंगे तब ये एक्सरसाइज इजीली आप कर सकते हो। ये सच्ची बताऊं तो बहुत ही आसान सी एक्सरसाइज है, जो आपको लगेगा एकदम हलवा जैसा लगेगा, ऐसे ही कर लोगे आप इस एक्सरसाइज को, ठीक है। तो बढ़ते हैं कुछ एग्जाम्पल की तरफ, कुछ क्वेश्चन देखेंगे, कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन लेकर मैं आ गया हूं, एक्सरसाइज 13.1 की अगर हम बात करते हैं तो ये बहुत ही लल्लू टाइप के क्वेश्चन है। एक्सरसाइज में भी एक क्वेश्चन था, तो मैंने सोचा क्या अब मैं उसको वापस कराऊं, इसी से आप समझ सकते हो। तो बहुत ही सिंपल से ही क्वेश्चन है। जैसे कहता है PE जो है 0.6 है, PF 0.3 है और E इंटरसेक्शन F जो है वो 0.2 है, तो E बाय एफ निकालना है। तो जैसे कि हमें फॉर्मूला पहले से पता है कि भाई E बाय एफ क्या होगा, E इंटरसेक्शन F डिवाइडेड बाय F। अब E इंटरसेक्शन F कितना है, तो 0.2 है, और PF कितना है, 0.3 है। पॉइंट से पॉइंट मर गया, क्या है, 2/3 आया। ऐसी अगर मुझे मान लो P F बाय E निकालना है, तो हमारे पास सिंपल फॉर्मूला क्या होता है, P E बाय F
देखो बेटा f बाय ई करो चाहे e बाय एफ, कॉमन है तो कॉमन है तो वही आएगा, अलग नहीं होगा। इसको लिख सकते हैं PE। अब जैसे देख सकते हो ये कितना है 0.2 है, और अगर हम E की बात करते हैं तो कितना है 0.6 है। पॉइंट से ये कट जाएगा, क्या बच जाएगा 1/3, तो कितना आ गया 1/3 आ गया। तो बेहद ही आसान से क्वेश्चन है ये, ठीक है। अगले तो बढ़ते हैं एक और लल्लू क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन में जैसे आपको दिख रहा है यहाँ हमें क्या है PA दे रखा है, PB दे रखा है, PB बाय A दे रखा है, हमें क्या निकालना है A इंटरसेक्शन B। तो हम क्या करने वाले हैं A इंटरसेक्शन B कैसे निकालेंगे, तो जैसे कि हमें फॉर्मूला पहले से पता है कि A बाय B जो है, यहाँ क्या दे रखा है B बाय, तो B बाय A जो है वो क्या होता है A इंटरसेक्शन B अपॉन PA, ये हो जाएगा। अब यहाँ वैल्यू रख के इजीली हम निकाल सकते हैं। ये कितना है बेटा, ये 0.4 है P A इंटरसेक्शन B, और ये कितना है 0.8, इधर भेज देंगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो A इंटरसेक्शन B इक्वल टू 32। तो ये हमारा क्या आ जाएगा 32 आ जाएगा। ऐसे इसका अगर हम सेकंड पार्ट करते हैं तो A बाय B का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है A इंटरसेक्शन B अपॉन PB। तो A इंटरसेक्शन B जो है हमारे पास कितना है 0.32, और PB जो है हमारे पास कितना है, तो PB हमारे पास है 0.5 है। तो इसको ईजिली आप क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। पॉइंट हटा के ये 100 और ये पॉइंट हटा के क्या कर सकते हो 10, तो 1 0 तो यहीं से कट जाएगा, ठीक है। और आप देख सकते हो अगर कट हो रहा है तो जैसे 5 2 जा 10 हो गया, और ये 16 2 जा 32, ठीक है। तो 16 बाय कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। ऐसे ही अगर थर्ड वाले पे चलते हम, तो थर्ड में क्या पूछा गया है A यूनियन B। तो इसके लिए हम फॉर्मूला आएंगे PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B। तो खाली वैल्यू रख दो, इसमें आंसर आ जाएगा। PA की वैल्यू हमारे पास कितनी है 0.8 है, प्लस 0.5 है, माइनस 0.32 है, तो ये आएगा 1.3 माइनस 0.32। तो इसको आप माइनस करके देख सकते हो कितना आ जाएगा यहाँ पे। तो कुछ नहीं है, तो 10 में से 8 गया 10 में से 2 गया 8, और यहाँ पर जो है हमारे पास कितना आ जाएगा 9, तो 0.98 आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। नोट कर लो, फिर अब बढ़िया क्वेश्चन की तरफ चल। तो एनसीईआरटी का हम एग्जाम्पल नंबर 2 देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन में क्या कहता है कि अ फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द चिल्ड्रन आर बॉयज गिवन दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम इज बॉय। कहने का मतलब ये हुआ कि एक फैमिली है, उसमें 2 चिल्ड्रन है। अब एक किसी फैमिली है और उसमें अगर 2 चिल्ड्रन है, तो मान लो हम जो है बॉय को B से दिखाते हैं, ठीक है। ये क्या डिनोट कर रहा है, डिनोट B डिनोट द बॉय एंड G डिनोट द गर्ल। तो यहां पर अगर हम सैंपल स्पेस देखें, अगर किसी फैमिली में 2 ही बच्चे हैं, ठीक है, तो सैंपल स्पेस हमारे पास क्या हो जाएगा, या तो दोनों क्या होंगे बॉय, या दोनों क्या हो जाएंगे गर्ल, या फिर क्या होगा पहला वाला बॉय और देन गर्ल, या फिर क्या हो जाएगा गर्ल और फिर सेकंड वाली बॉय, ठीक है। तो इस तरीके से कितने सैंपल स्पेस हो सकते हैं, 4 सैंपल स्पेस हो जाए, जीजी बीजी और जीबी। अब सबसे पहले जो है, जो भी हमें गिवन होता है, जैसे कहते हैं ना कि द चिल्ड्रन आर बॉयज गिवन दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम इज बॉय, तो हमें प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, बोथ द चिल्ड्रन आर बॉयज, ठीक है। तो इसको हम क्या ले लेते हैं, इवेंट ई ले लेते हैं। ई क्या है, तो आप सिंपल कह सकते हैं इवेंट दैट बोथ द चिल्ड्रन आर बॉय। और एफ हम किसको ले रहे हैं, तो एफ जो गिवन दैट है, गिवन दैट क्या है, तो इवेंट दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम
इज बॉय। तो ई हमारे पास क्या हो जाएगा, इवन दैट बोथ द चिल्ड्रन आर बॉय, तो दोनों ही बॉय होने चाहिए, तो ये हमारे पास क्या है, बी और बी है। कहने का मतलब यहां प्रोबेबिलिटी निकालें ई की, तो कितना है, 1 है और टोटल कितना है, 4, तो 1/4। ऐसी अगर हम f की बात करते हैं तो f क्या कह रहा है कि f जो है वो कह रहा है एटलीस्ट वन ऑफ देम इज बॉय। तो एटलीस्ट वन ऑफ कहने का मतलब बोथ वाला भी आ गया और सिंगल बॉय जहां पे बी भी, ये भी आ गया। तो यहां पे कितने हो गए, 3 हो गए, एक ये हो गया, एक बीजी हो गया, एक जीबी हो गया। ठीक है, तो यहां अगर मैं प्रोबेबिलिटी निकालना चाहूं तो ये हो जाएगा 3/4। अब हम देखेंगे इन दोनों में कॉमन, तो कॉमन जैसे कि आपको दिख रहा है बी और बी आ रहा होगा, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, तो दोनों में कॉमन आ रहा है बी और बी, ये ठीक है। अब इसका क्योंकि एक ही है तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/4। फॉर्मूला हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन एफ इज ऑलरेडी अकर अपॉन पी एफ। तो ये कितना है हमारे पास, 1/4 और पी एफ हमारे पास कितना है, तो पी एफ है 3/4, 4 से 4 कैंसिल, 1/3। तो हमारे पास जो आंसर आया फाइनली, मतलब ई बाय जो एफ है वो कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 बेटा क्या कहता है, 10 कार्ड्स नंबर्ड 1 to 10 are placed in a box mixed up thoroughly and then 1 card is drawn। मतलब हमने 10 कार्ड लिए हैं, ठीक है, और 10 कार्ड को हमने क्या कर दिया, मिक्स करके एक डब्बे में डाल दिया। तो ये हमारे पास जो है सैंपल स्पेस 10 सैंपल स्पेस होगा। ठीक है, आगे क्या कह रहा है कि इफ इट इज नोन दैट द नंबर ऑन द ड्रॉन कार्ड इज मोर देन 3। तो हमारे पास 2 इवेंट है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है इसमें, कहता है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एन इवन नंबर। तो प्रोबेबिलिटी जिसको निकालनी है इसको हमने ई ले लिया, इवेंट दैट ड्रॉन कार्ड इज एन इवन नंबर। ठीक है, और f जो है हमारे पास जो हमें नॉन है, क्या कहता है कि ड्रॉन कार्ड इज मोर देन 3, ड्रॉन कार्ड इज मोर देन 3। तो यहां पर अगर हम देखें e, तो बेटा e क्या हो जाएगा हमारे पास, तो कहता है कि इवेंट कार्ड इज ड्रॉन, कार्ड जो है वो कैसा है, इवन नंबर। तो इवन नंबर वाले कौन से हो जाएंगे, 2, 4, 6, 8, 10। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी इसकी, इस तरीके से आप लिख सकते हो। प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी इसकी, तो ये है 2, 2, 4, 5, 5 बाय टोटल कितना है 10। ठीक है, ऐसी f निकालना चाहो, इसको चाहो तो काट के छोटा भी कर सकते हो। अगर f की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर ये क्या कहता है, मोर देन 3। तो मोर देन 3 का मतलब हमारे पास क्या आ जाएगा, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो प्रोबेबिलिटी जो है यहाँ पे f की वो कितनी हो जाएगी, 2, 2, 4, 2, 6, 1, 7/10 हो जाएगी। ठीक है, अब दोनों में अगर हम कॉमन लेना चाहें तो दोनों में कॉमन क्या होगा, तो दोनों में कॉमन होगा 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा और 10 होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर इसका हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो ये कितने हैं, 4, टोटल कितना 10। अब जैसा कि हमें पता है कि हमें किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है बेटा, प्रोबेबिलिटी निकालनी है ई बाय एफ की, प्रोबेबिलिटी ई बाय एफ, सॉरी ओके। तो प्रोबेबिलिटी हमें किसकी निकालनी है, पी ई बाय एफ। तो ई बाय एफ हमारे पास क्या है, तो हम कह सकते हैं सिंपल ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। तो ये हमारे पास आ जाएगा, तो ये कितना है, ये हमारा है 4/10,
और पी एफ कितना है 7/10, तो 10 से 10 कैंसिल, आंसर कितना आएगा 4/7। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी 4/7 आ जाएगी। अगले एग्जाम्पल पे बढ़ते हैं। तो बेटा एग्जाम्पल नंबर 4 जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में आता है। एग्जाम्पल नंबर 4 की बात करें तो ये बेसिकली क्या कह रहा है, ये बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, प्री बोर्ड वगैरह अगर होते हैं स्कूल में तो उसमें तो डेफिनेटली दे ही देते हैं। क्वेश्चन कहता है इन अ स्कूल देयर आर 1000 स्टूडेंट, ठीक है, एक स्कूल में कितने बच्चे हैं 1000 स्टूडेंट है, आउट ऑफ विच 430 आर गर्ल्स, जिसमें से 430 लड़कियां हैं। इट इज नोन दैट आउट ऑफ 430 10% ऑफ द गर्ल्स स्टडी इन क्लास 12th, और उन 430 लड़कियों में 10% ऐसी लड़कियां हैं जो 12वीं में पढ़ती हैं। कहता व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट a student chosen randomly study in class 12th given that the chosen student is girl, the chosen student is girl। तो सिंपल समझना है बेटा, इसमें हमने पहले ये मान लिया कि हमारे पास ई जो है वो क्या है, इवेंट दैट chosen student तो सिंपल हमने क्या मान लिया, ई को इवेंट दैट चोजन स्टूडेंट स्टडीज इन क्लास 12th, ठीक है। और एफ हमने क्या मान लिया कि इवेंट दैट चोजन स्टूडेंट इज गर्ल, ये हमने इस तरीके से मान लिया। अब यहां पर जैसे कि आपको पता है कि टोटल नंबर अगर हम बात करते हैं ऑफ स्टूडेंट तो कितने बेटा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं 1000, ठीक है। और जिसमें से अगर मैं कहूं नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है 430, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले हम क्या निकालने वाले हैं, तो यहां देखने वाले हैं कि गर्ल कितनी है। तो आपको पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ पी एफ, टोटल गर्ल कितनी है 430, ठीक है, और कितने में से 1000 स्टूडेंट में से। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो इसमें क्या दे रखा है, ई इंटरसेक्शन एफ गिवन है। तो यही चीज आपको ध्यान से देखना है, जो लाइन आपको दी गई है ये वाली लाइन जो है, कहता है इट इज नोन दैट आउट ऑफ 430 10% ऑफ द गर्ल्स स्टडी इन क्लास 12th, मतलब गर्ल भी है और 12वीं क्लास में पढ़ती है, गर्ल भी है और 12वीं क्लास में पढ़ती है। कहने का मतलब ये हमें क्या दे रखा है, दोनों में कॉमन दे रखा है, इंटरसेक्शन दे रखा है। तो कितना है, तो आप कह सकते हो कि 10% ऑफ 430, ठीक है, आउट ऑफ 1000 स्टूडेंट। तो सिंपल अगर इसको आप सॉल्व करते हो तो कितना आ जाएगा 43/1000। तो अगर हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, किसकी प्रोबेबिलिटी, ई व्हेन एफ इज ऑलरेडी अक, ठीक है, मतलब चोजन स्टूडेंट स्टडी इन क्लास 12th, ठीक है, एंड इट इज गर्ल। तो ये हमारे पास हो जाएगा ई एफ अपॉन, ठीक है। तो हम सिंपल यहां लिख सकते हैं इसकी वैल्यू कितनी है 43/1000 डिवाइड में 430/1000 कैंसिल, और 43 और ये कितनी बार में 10 में, तो कितना आएगा 1/10, ये आपका आंसर आ जाएगा। ओके, तो अगला एग्जाम्पल बेहद ही लल्लू किस्म का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है अ डाई इज थ्रोन 3 टाइम्स, एक डाई है इसको 3 बार हमने फेंका है, इवेंट ए एंड बी आर डिफाइंड। तो इवेंट ए और बी आपको दे रखा है पहले से ही। तो सबसे पहले देख लेते हैं, अगर हम किसी भी डाई को 3 बार थ्रो करते हैं तो उसके आउटकम क्या क्या आएंगे।
तो सैंपल स्पेस जैसे कि आपको पता है कि कुछ इस तरीके से आएंगे 1 1 1, फिर क्या होगा 1 1 2 1 1 3 1 1 4, इस तरीके से कहां जाएगा 1 1 6। ऐसे यहां करेंगे तो 1 2 1, फिर 1 2 2, ऐसे ही 6 तक जाएगा। ठीक है, और इस तरीके से नीचे भी चेंज होता आएगा। कहने का मतलब नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हम बता सकते हैं कितना होगा। तो आपको फॉर्मूला पहले से पता होगा 6 की पावर n, मतलब 6 की पावर 3 मतलब 216, ये आएगा हमारे पास। अब इसमें a क्या गिवन है हमें, तो a देख रखा है इसने 4 ऑन द थर्ड थ्रो, 4 ऑन द थर्ड थ्रो। तीसरे थ्रो में क्या होना चाहिए 4 होना चाहिए, मतलब यहां पर क्या आना चाहिए 4 आना चाहिए। तो ये हम किस तरीके से लिख सकते हैं, तो a को हम लिख सकते हैं इस तरीके से, जैसे मान लो यहाँ 1 है, ठीक है, और यहाँ पे 1, यहाँ पे 4, सॉरी, ठीक है 1 1 4, क्योंकि थर्ड थ्रो में क्या आना चाहिए 4 आना चाहिए। तो इस तरीके से अगर मैं इसको चेंज करूं तो 1 2 4, और इस तरीके से 1 3 4, और इस तरीके से क्या हो जाएगा 1 6 4। ठीक है, ऐसी यहां पर जो है 1 2 3 4 5 हमने कर दिया। सेम ऐसी यहां 2 1 4, और फिर क्या हो जाएगा 2 2 4, और ऐसे ही करके हम 2 6 4। अगर हम इस तरीके से ले आते हैं तो ये लगभग कितना हो जाएगा, इसका सैंपल स्पेस हो जाएगा, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 36, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है हमारे पास कितना हो जाएगा 36/216। ऐसी अगर हम एफ देखें तो बी देखें, अगर इसमें क्या दे रखा है, तो बी दे रखा है 6 ऑन द फर्स्ट, 6 ऑन द फर्स्ट एंड 5 ऑन द सेकेंड थ्रो। ठीक है, मतलब 6 ऑन द फर्स्ट, पहले वाले पे 6 होना चाहिए, ठीक है, और दूसरे वाले पे कितना होना चाहिए आपका 5 होना चाहिए। तो इस तरीके से अगर सैंपल स्पेस अगर हम बनाते हैं बी का, पहले वाले पे 6 और दूसरे वाले पे 5, तो यहाँ क्या आएगा 1 आ सकता है, और क्या आ सकता है 2 आ सकता है, और 3 आ सकता है। ऐसे ही करके कितना होगा 6 5 6, 6 तक आ सकता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू 6/216। अब इसमें अगर हम कॉमन की बात कर लें, ठीक है, कि कॉमन क्या होगा, मतलब अगर मैं यहां पर ए इंटरसेक्शन बी निकालना चाहूं तो आप देख सकते हो कि इनमें कॉमन क्या हो सकता है। ठीक है, तो इसमें कॉमन क्या होगा, जहां यहां पर आएगा, ठीक है 6 5 4, क्योंकि आखिरी में क्या आना चाहिए 4 आना चाहिए, तो 6 5 4 यही आपका कॉमन आ जाएगा। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी जो है इसकी वो कितनी आ जाएगी 1/216। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या है, ए व्हेन बी इज गिवन, बी अपॉन में, तो ये हमारे पास 1/216 डिवाइड में, नेक्स्ट अगर हम करते हैं तो ये कितना है 6/216, ये कैंसिल कितना आ जाएगा 1/6। तो ये हमारा आंसर आ गया 1/6 आ गया। ठीक है, फिर हम देखेंगे अब एग्जाम्पल नंबर 6। तो एग्जाम्पल नंबर जो 6 है वो क्या कह रहा है, अ डाई इज थ्रोन ट्वाइस एंड द सम ऑफ द नंबर्स अपीयरिंग इज एब्जॉर्ब टू बी 6। एक डाई है, ठीक है, जिसको 2 बार हमने फेंका है।
एंड सम ऑफ नंबर अपीयर इज ऑब्जर्व इट टू बी 6, और सम क्या आया है 6 आया है। व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट नंबर 4 हैज अपीयर एट लीस्ट वंस। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि 4 कम से कम एक बार आया है। तो डाई को हमने कितनी बार थ्रो किया है 2 बार। तो आपको पता है सैंपल स्पेस इसका क्या हो जाएगा, तो सैंपल स्पेस जो है आप कह सकते हो 1 1 1 2 ऐसे करके 6 तक जाएगा। और यहां भी इसको अगर मैं चेंज करता रहूं बार बार ऐसे करके, तो ये भी कितना आएगा 6 1 और ये 6 6। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको ऑलरेडी पहले से पता है। अगर हम बात करते हैं इसमें सबसे पहले क्या दे रखा है हमने, ई इवेंट ले लिया, और ई क्या होगा इवेंट दैट, क्या दे रखा है हमें इवेंट दैट नंबर अपीयर इज, नंबर अपीयर इज ऑब्जर्व टू बी 6। और f जो है हमें प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, द नंबर 4 हैज अपीयर एट लीस्ट, 4 हैज अपीयर एट लीस्ट वंस। तो अगर हम e निकालते हैं तो e में क्या करना है, इवेंट दैट नंबर अपीयर ऑब्जर्व टू बी 6, 6 आया हो। तो 6 आने का यहां पर क्या क्या हो सकता है, या तो यहां हम देखते हैं एक तो ये वाली पूरी की पूरी लाइन आ जाएगी आपकी, ठीक है, क्योंकि सम जो है क्या आना चाहिए ऑब्जर्व टू बी, सॉरी हाँ, तो इवेंट क्या दे रखा है, ठीक है, सम ऑफ नंबर ऑन 2 डाइज इज 6 या अपीयर टू बी 6, जो भी दे रखा है इसमें। और f हम क्या ले रहे हैं कि इवेंट दैट 4 अकर एट लीस्ट वंस, एक बार 4 कम से कम आया हो। तो e की अगर हम बात करें तो सम क्या होना चाहिए हमारे पास 6, तो सम क्या आ जाएगा 1 5 6 हो जाएगा, और 5 1 6 हो जाएगा, और 3 और 3 6 होता है, 4 2 2 4, ठीक है, ये क्या आ जाएंगे हमारे पास, इस तरीके से 6 आ सकता है। तो कितने हो गए हमारे पास यहाँ पर, तो इसको अगर हम देखें तो 1 2 3 4 5, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 5/36। और f की अगर हम बात करते हैं तो कहता है 4 कम से कम एक बार आना चाहिए। एक बार 4 आने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ जो 4 वाली लाइन होगी, मतलब 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 4, ये हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है 4 1 4 2 4 3 4 5 4 6, ये हो सकता है। कहने का मतलब यहाँ अगर मैं निकालता हूँ तो यहाँ पर f कितना हो जाएगा, तो f हमारे पास जो है ये 11 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11/36। अब यही अगर हम इसमें कॉमन ले लेते हैं तो कॉमन आप इसमें ढूंढ सकते हो, ठीक है। तो 4 यहाँ पर कितनी बार है, 2 बार है, और यहाँ भी 2 बार ही होगा, तो यही वाला ले लेते हैं 4 2 और 2 4, मतलब यहाँ प्रोबेबिलिटी जो है इसकी कितनी हो जाएगी 2/36। अब क्वेश्चन में देखते हैं हमें प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है 4 हैज अपीयर एट लीस्ट 1। तो जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है फॉर्मूले में इसको इधर रखते हैं। तो हमने किसको मान लिया इस बार, f को मान लिया, 4 अकर एट लीस्ट 1, तो क्या हो जाएगा f ऊपर आ जाएगा e नीचे। तो ये जरूरी नहीं है बेटा, जिस हिसाब से आप लेते हो उसके हिसाब से फॉर्मूला लगा सकते हो। तो यहां पर आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा, क्योंकि ये e है तो e आ जाएगा। अब ये हमारे पास कितना है 2/36,
6 और पीई की अगर हम बात करते तो कितना है 5/36। कैंसिल ये कितना आ गया 2/5। तो यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो मैं एनसीईआरटी का 12वां क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि assume that each born child is equally likely to be a boy or girl। जो भी बच्चा है, जो भी पैदा होता है बच्चा, वो इक्वली लाइकली बॉय भी हो सकता है और गर्ल भी हो सकता है। आगे कहता है इफ अ फैमिली हैज अ 2 चिल्ड्रन, यदि कोई फैमिली है उसके पास 2 बच्चे हैं, व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर गर्ल्स। तो कंडीशन क्या होगी कि दोनों के दोनों गर्ल हो। गिवन दैट फर्स्ट द यंगेस्ट इज अ गर्ल। पहला कहता है कि कंडीशन आपको जो गिवन क्या है कि यंगेस्ट इज गर्ल, मतलब सबसे छोटी जो है वो क्या है लड़की है। सेकंड कहता है एटलीस्ट 1 इज गर्ल, कम से कम एक लड़की हो। तो हमें प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, सबसे पहले उसको हम इवेंट मान लेते हैं। ये आपका एनसीईआरटी का 12 क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का 12वां क्वेश्चन। ठीक है, तो जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए वो बोलता है उसको हमने क्या मान लिया ई। और प्रोबेबिलिटी किसकी निकालने के लिए बोल रहा है, तो कह रहा है कि इवेंट दैट आप कह सकते हो क्या लिखा हुआ है इसमें कि बोथ आर गर्ल्स। इवेंट दैट बोथ आर या बोथ चाइल्ड आर गर्ल। ठीक है, और आगे अगर हम देखें एफ क्या है, तो एफ में सबसे पहले वाले कंडीशन में हम ले रहे हैं। फर्स्ट कंडीशन में क्या कहता है कि द यंगेस्ट इज गर्ल। इवेंट दैट द यंगेस्ट चाइल्ड इज गर्ल। तो यहां अगर हम देखें सबसे पहले तो सैंपल स्पेस देखना पड़ेगा। तो सैंपल स्पेस की अगर हम बात करें तो सैंपल स्पेस हमारे पास क्या है, क्योंकि 2 ही बच्चे हैं, तो 2 बच्चे हैं तो क्या हो सकता है जैसे हमने एग्जाम्पल में किया था, या तो दोनों ही बॉय होंगे इस तरीके से, या दोनों ही गर्ल, फर्स्ट वाला बॉय सेकंड गर्ल, पहले गर्ल फिर बॉय, ये 4 कंडीशन होगी। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अगर हम निकालते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या हो जाएगा, तो कहता है बोथ चाइल्ड आर गर्ल। तो इसमें सिर्फ एक ही कंडीशन है, ये जो आपको दिख रही है, तो ये कितना हो जाएगा 1/4। आप यहाँ पे दिखा सकते हो कि ये हमने कौन सा लिया है, सिर्फ जी वाला लिया है। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं एफ की, तो एफ क्या कहता है यंगेस्ट चाइल्ड इज गर्ल। ठीक है, जो सबसे छोटी है वो गर्ल है। तो ये तो यहाँ हो सकता है क्योंकि ये छोटे वाले में बड़ी वाले में भी है, और एक आपका कहाँ हो सकता है कि सबसे जो छोटी है वो क्या है गर्ल है। तो सबसे छोटी मतलब बाद में पैदा हुई है, तो ये वाला कंडीशन। तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे 2/4। कहने का मतलब आपका क्या क्या आ जाएगा, एक तो जी आ जाएगा और एक बीजी आ जाएगा। ठीक है, ऑर्डर के अकॉर्डिंग हमने लगाया है। ऑर्डर मतलब किस तरीके से वो पैदा हुए हैं उसके अकॉर्डिंग, मतलब पहले लिखा मतलब ये पहले पैदा हुई है और ये बाद में पैदा हुई है। ठीक है, मतलब ये बड़ी है ये छोटी है, ये बड़ी है ये छोटी है। ठीक है, इस तरीके से। अब अगर हम कॉमन निकालना चाहें तो आप देख सकते हो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, इसमें। ठीक है, तो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, जी आ रहा है। तो जी आ रहा है, इसका मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/4 जी। तो यहाँ हमें क्या निकालना है, E/F निकालना है। तो भी E/F अगर हम लेते हैं तो PEF अपॉन PF, तो ये हमारे पास हो जाएगा EF हमारा कितना है 1/4 और PF कितना है 2/4। तो 4 से कट के क्या हो जाएगा 1/2। ऐसे ही इसका अगर हम सेकंड पार्ट देखें तो सेकंड पार्ट में ये क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट में कह रहा है कि इसका जो सेकंड पार्ट है कहता है एटलीस्ट 1 इज गर्ल। एटलीस्ट 1 इज गर्ल, तो एटलीस्ट 1 इज गर्ल, तो इसको हम क्या ले रहे हैं F। तो F हमारे पास क्या आ जाएगा, तो F हमारे पास आ गया एटलीस्ट 1, एक लड़की होनी चाहिए। तो इसमें अगर हम देखें तो ये आ गया जी, BG और GB, तीनों में एक लड़की है। तो यहां अगर मैं प्रोबेबिलिटी निकालूं इसकी 3 बाय कितना आ जाएगा 4, कॉमन तो हमारा वही रहेगा।
ठीक है। और हमें ई अगर मैं निकालना चाहूँ तो ये तो हमें पता ही है, तो हम सिंपल लगा सकते हैं इसमें क्या, ई अपॉन अगर एफ लगाते हैं तो ये हो जाएगा पी ई इंटरसेक्शन एफ, ई इंटरसेक्शन एफ। तो इसमें अगर हम देखते हैं तो इसमें भी सेम वही चीज़ आएगा आपका, और ये क्या है पी एफ। तो ये हमारे पास आ गया इसका 1/4 था पहले भी, और पी एफ हमारा 3 क्या आ गया 4, 4 से 4 कट गया, क्या बचा 1/3। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इसको इजीली समझने के लिए एक टेबल बना लेते हैं, ठीक है, और इसको कैटेगराइज कर लेते हैं इस तरीके से। एक हम रख लेते हैं इजी और एक रखते हैं हम डिफ़िकल्ट, और इसी तरीके से यहाँ पर जो है, यहाँ पर हम रख लेते हैं MCQ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, ट्रू फॉल्स ऐसे लिख देते हैं TNF, रफली ऐसे ही, और इसे लेते हैं MCQ। अब क्वेश्चन पे चलते हैं। तो सबसे पहले क्या कह रहा है, 300 इजी ट्रू फॉल्स क्वेश्चन। 300 क्या है, इजी है, और क्या है, ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है, और 200 जो है वो डिफिकल्ट है, ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, डिफिकल्ट वाला ट्रू फॉल्स क्वेश्चन 200। आगे अगर देखें तो कहता है कि 500 इजी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड 400 डिफिकल्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मतलब सेकंड जो है उसमें क्या है, 500 इजी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, 500 इजी वाले हैं, और डिफिकल्ट वाले कितने हैं, 400 है, 400 है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इफ अ क्वेश्चन इज सिलेक्टेड एट रैंडम, ठीक है, एक जो है हमने एक क्वेश्चन को रैंडमली सेलेक्ट किया, तो कहता है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी एन इजी क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी इजी क्वेश्चन। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि ये इजी क्वेश्चन होगा, तो जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है उसको मैंने क्या लेना है, इवेंट ई। तो हम लिख सकते हैं इवेंट दैट, ठीक है, सेलेक्टेड क्वेश्चन इज इजी, ठीक है। फिर आगे क्या कह रहा है, गिवन दैट क्या है, गिवन दैट इट इज अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो एफ को हमने क्या लिया है, इवेंट दैट सेलेक्टेड क्वेश्चन इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ओके। तो हम देखते हैं ई हमने मान लिया है, इवेंट दैट सेलेक्टेड क्वेश्चन इज इजी। तो इजी क्वेश्चन हमारे पास कितने हैं, 800। तो इसकी प्रोबेबिलिटी अगर मैं निकालना चाहूं तो 800, और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं, 1400, ठीक है। इसको कैंसिल नहीं करते क्योंकि लास्ट में जाके ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। ऐसी एफ लेते हैं तो पी एफ क्या है, यहां पर क्या है, MCQ। तो MCQ क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो MCQ वाले क्वेश्चन कितने हैं, 900। तो 900 अपॉन में 1400, ठीक है। और यही अगर मैं दोनों में कॉमन लूँ, कॉमन का मतलब क्या हुआ कि ये इजी है और MCQ है, इजी है और क्या है, MCQ है, इजी MCQ। तो कितने हैं, 500। तो ये जाएगा 500 अपॉन 1400। हमें क्या निकालना है, तो P E/F। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, तो P E इंटरसेक्शन F अपॉन में PF। तो ये हमारे पास आ गया है 500 अपॉन 1400 डिवाइड, आप कह सकते हो PF है 900 अपॉन 1400। ये पूरा ही कैंसिल हो जाएगा, और इसको अगर हम करें तो ये कितना आ जाएगा, 2 0 से 2 0 कट के 5/9। कहने का मतलब P E/F हमारे पास क्या आ जाएगा, 5/9। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। अगले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं हम। क्वेश्चन क्या कह रहा है, गिवन दैट द टू नंबर अपीयर ऑन थ्रोइंग अ 2 डाइस आर डिफरेंट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट दैट द सम ऑफ नंबर ऑफ द डाई इज 4। ठीक है, तो गिवन क्या है, गिवन ये है बेटा कि द टू नंबर अपीयरिंग ऑन थ्रोइंग 2 डाइस आर डिफरेंट। ठीक है,
कि जो दो डाइज हैं उन दोनों पे जो नंबर आ रहे हैं वो क्या है, अलग अलग है, ये आपको गिवन है। प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है कि इन दोनों डाई का जो सम है वो 4 हो जाए। तो जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है उसी को हम इवेंट ई मान लेते हैं। इवेंट दैट द सम तो ई को हमने मान लिया इवेंट दैट द सम ऑफ नंबर ऑन 2 डाई इज 4, और एफ हमने क्या मान लिया, इवेंट दैट द नंबर अपीयर्स ऑन 2 डाई इज डिफरेंट। ठीक है, तो हमारे पास ई जो है वो क्या आ जाएगा, इवेंट दैट द सम ऑफ नंबर ऑन 2 डाई इज 4। तो सम अगर हम निकालने जाए तो ये 2 2 हो सकता है, 4 और क्या हो सकता है 3 1 और 1 3 और किसी को तो चांस है नहीं, तो ये हमारे पास आ गया। अब इसकी प्रोबेबिलिटी अगर हम निकालने जाए तो ये कितना हो जाएगा, तो आपको पता है 1 2 3, ठीक है, और क्योंकि 2 डाइज हमने थ्रो किया हुआ है तो सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा 36, तो ये 3। तो एफ क्या कह रहा है, द नंबर अपीयर्स ऑन 2 डाई इज डिफरेंट। ठीक है, कहने का मतलब सेम नहीं होने चाहिए दोनों डाइज के नंबर, मतलब 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 ये नहीं होगा, इसके अलावा सारे ही होंगे। तो 1 2 ऐसे ले लो, 1 3 1 4 ऐसे करके 1 6, ऐसे ही 2 1 और 2 2 नहीं होगा, 2 3 और ऐसे करके 2 6, ऐसे अगर टोटल करते हैं तो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ इसकी अगर प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो 30 अपॉन में 36। ठीक है, और अगर मैं इन दोनों में क्या लगा दूं, इंटरसेक्शन, ठीक है, तो यहाँ पर जो है क्योंकि इसको छोड़ के बाकी ये दोनों आ सकते हैं 3 1 और 1 3, ठीक है, क्योंकि इसने बोला है दोनों डाई पे सेम नहीं होना चाहिए। तो मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई आपकी 2/36। तो हमारे पास सिंपल फॉर्मूला क्या होता है, P E/F इज इक्वल टू तो कॉमन हमारे पास कितना है 2/36 और PF कितना है 30/36, ये कैंसिल 2/30 मतलब 1/15, ये हमारा क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15 आखिरी क्वेश्चन है हमारे एनसीईआरटी का ये। तो कहता है कि क्वेश्चन कहता है कि एक डाई है, डाई को हमने थ्रो किया और डाई को थ्रो करने के बाद अगर मल्टीपल ऑफ 3 आ जाता है, यानी 3 या 6 में से कोई एक आ जाए, तो हम डाई को एक बार और क्या करेंगे, थ्रो करेंगे। तो एक बार और थ्रो अगर करते हैं तो ये 3 के साथ या तो 1 आएगा या 3 के साथ 2 आएगा, ऐसे ही 3 के साथ क्या आ सकता है 6, तो 6 ये इवेंट हो गए, या फिर 6 के साथ 1, 6 के साथ 2, या ऐसे ही 6 के साथ 6, इस तरीके से हो सकता है। फिर आगे क्या कह रहा है हमारे पास कि इफ एनी अदर कम्स टॉस अ कॉइन, अगर 3 और 6 के अलावा कुछ और आ जाए, मतलब 3 के मल्टीपल के अलावा कुछ और आ जाए, तो क्या आ सकता है 1 होगा या 2 होगा या 4 होगा या 5 होगा, मतलब इनमें से कुछ भी अगर आ जाता है तो हम क्या करते हैं, कॉइन को दोबारा फेंकेंगे। तो कॉइन को अगर फेंकते हैं तो ये क्या हो जाएगा, कॉइन को फेंकने के साथ 1 के साथ या तो हेड हो सकता है या 1 के साथ टेल हो सकता है, ऐसे ही 2 के साथ या तो हेड होगा या 2 के साथ टेल होगा, 4 के साथ हेड होगा या 4 के साथ टेल होगा, ऐसी 5 के साथ हेड होगा या 5 के साथ टेल होगा। फिर आगे क्या कह रहा है,
फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट द कॉइन शोज अ टेल गिवन दैट। तो प्रोबेबिलिटी हमें किसकी निकालनी है? फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट द कॉइन शोज अ टेल। मतलब ई हमें क्या लेना है? इवेंट दैट कॉइन शोज टेल। और एफ क्या लेना है? तो गिवन दैट क्या है? एटलीस्ट वन डाई शोज अ 3। एटलीस्ट वन डाई शोज 3। ठीक है ना? तो यहां पर अगर हम देखें तो कहता है अगर हम ई निकालते हैं इवेंट दैट कॉइन शोज टेल, तो कॉइन शोज टेल कर रहा है तो कहां कहां पर है ये? एक, ये 2 3 4, ये हमारे पास 4 इवेंट है जहां पे ऐसा हो रहा है। 2t, ठीक है, 4t और 5t। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी हमारे पास कितनी हो जाएगी? टोटल काउंट कर लो कितने हैं, यहाँ 12 हैं और यहाँ कितने हैं? तो यहाँ पे आपके पास 8 है। 12 8 कितने हो जाएंगे? 20। तो ये हमारे पास 1 2 3 4, 4 बटे में 20। ऐसी एफ की अगर एफ को देखते हैं हम तो क्या कह रहा है? एफ कह रहा है एटलीस्ट वन डाई शोज 3। दोनों में से कोई एक डाई 3, जिस पे 3 दिखनी चाहिए। तो यहाँ अगर हम ध्यान से देखें तो इधर तो 6 के 6 हो जाएंगे। 3 1, 3 2, 3 3, 3 4, 3 5, 3 6। और यहाँ पे कितना हो जाएगा? एक 3 6 3 हो जाएगा यहाँ पे 6 3। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7। तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 7/12। अगर हम बात करते हैं ई इंटरसेक्शन एफ, तो कॉमन अगर हम ढूंढे तो हमें नहीं मिलेगा, मतलब 5 है, मतलब 0 है, मतलब प्रोबेबिलिटी है जो इसकी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। और अगर आप ई बाय एफ की प्रोबेबिलिटी निकालते हो तो ये भी क्या होना है? 0 ही होना है इसको भी, क्योंकि इंटरसेक्शन ही क्या है? 0। और पी एफ हमारा 7/20 है। सॉल्व करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 0। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 0। तो देखा, लेंदी सा क्वेश्चन है, आंसर क्या है? 0। ठीक है, खोदा पहाड़ लिख ली चुहिया। ठीक है, तो अब पढ़ते हैं हम मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो पहले मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअली में मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी होती क्या है। तो इसमें हम ऐसे इवेंट का जिक्र करेंगे जो इवेंट एक साथ होते हों। जैसे मान लो अ डेक ऑफ कार्ड है, ठीक है, ताश के पत्ते हैं, हमने क्या किया कि 2 पत्ते उसमें से निकाले। अब पूछ लेगा प्रोबेबिलिटी निकालो कि 2 पत्ते जो हमने निकाले हैं दोनों ही किंग है, या कह सकता है एक किंग है दूसरा क्वीन है। तो कहने का मतलब 2 इवेंट या 3 इवेंट अगर साइमल्टेनियसली अकर होते हैं तो उस केस में हम किस तरीके से प्रोबेबिलिटी निकालते हैं मल्टीप्लिकेशन थ्योरम में समझेंगे। जैसे कि और भी एक आध एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे मजाक के लिए बोल रहा हूं, कुछ बच्चे पढ़ते भी नहीं है तो कहते हैं कि भाई पढ़ेंगे भी नहीं और पास भी होना है, तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। ठीक है, तो ये जो है हमारे पास 2 इवेंट हो, 3 इवेंट हो, 4 इवेंट हो, अगर वो साइमल्टेनियसली अकर हो रहा है, एक साथ अकर हो रहा है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए इसका इस्तेमाल हम करते हैं। तो देखते हैं हमने लास्ट वाले टॉपिक में क्या पढ़ा था। जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी थी उसके अकॉर्डिंग हम देखें तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के हमने फॉर्मूला लिखा था E बाय एफ इक्वल टू पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन में क्या हो जाएगा? पी एफ। हमने ये किया था लास्ट टाइम, जहां पे जो एफ इवेंट है ना ये 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहां अगर हम देखें इसके अकॉर्डिंग तो P जो है ना E इंटरसेक्शन F, अगर हमें ये निकालना है तो ये क्या हो जाएगा? पी एफ इंटू पी ई अपॉन एफ। और अगर हमें मान लो E अपॉन एफ अगर गिवन ना हो, F अपॉन E हो, तो हम क्या कर सकते हैं जरा ध्यान देना, क्योंकि देखो E इंटरसेक्शन अगर हम F की बात करें,
या एफ इंटरसेक्शन ई की बात करें तो ये दोनों ही क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो इस केस में हम अगर ऐसा लिख दें इसको कि पी एफ अपॉन ई, तो यहां पर हो जाएगा P, क्योंकि हमें एफ ई लिख सकते हैं या ई एफ भी लिख सकते हैं, तो इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं। और नीचे जो हमारे पास क्या आ जाएगा, PE। तो हमारे पास जो है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से ही हमने एक नया फॉर्मूला निकाला, PE इंटू पी एफ बाय ई। तो ये आपको जो है ध्यान रखना है कि अगर हमें कोई भी अगर दो इवेंट साइमल्टेनियसली अकर होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि डेक ऑफ कार्ड है उसमें से 2 कार्ड निकाले या 3 कार्ड निकाले, अगर वो बोलता है कि पहला किंग हो, दूसरा क्वीन हो और तीसरा एस कार्ड हो, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस तरीके से फॉर्मूले का यूज करते हैं। तो ये बेसिकली मैंने किस में लिखा है, 2 इवेंट के लिए लिया है। 3 इवेंट के लिए भी फॉर्मूला होता है। अगर मान लो कि 3 इवेंट है ई एफ एंड जी, ई एफ एंड जी, ये 3 इवेंट है, तो इस केस में जो है हमारे पास ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, तो आप सिंपल लिख सकते हो पीई इंटू पीई आ गया, और नेक्स्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, तो एफ अपॉन में ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ जब ई क्या है, ऑलरेडी अकर है, इंटू, ये इंटू है बेसिकली, इंटू आप कह सकते हो कि जी की प्रोबेबिलिटी कब, जब ई और एफ दोनों गिवन हो। ठीक है, कुछ बुक में आप देख सकते हो, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जो ई इंटरसेक्शन वगैरह दे रखा है उसको ऐसे ई एफ जी ऐसे भी लिख देते हैं। ठीक है, तो इंटरसेक्शन की जगह हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या 2 इवेंट है तो सिर्फ ई एफ भी लिख सकते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल देखते हैं एनसीईआरटी के, जो इस वाले फॉर्मूले पे और इस फॉर्मूले पे बेस्ड है। ठीक है, तो हम एग्जाम्पल नंबर 8 देखने जा रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 8 में क्या कहता है कि एक अर्न है, ठीक है, टोकरी, और उसमें जो है 10 ब्लैक बॉल है, 10 ब्लैक बॉल है, और वाइट बॉल कितने हैं, 5 है। कहता है 2 कार्ड हमने निकाला है, ठीक है, किस तरीके से, विदाउट रिप्लेसमेंट। ठीक है, 2 कार्ड हमने विदाउट रिप्लेसमेंट निकालना है, तो आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि दोनों ही क्या होंगे, ब्लैक होंगे। तो हम मान लेते हैं कि ई एंड एफ डिनोट्स द इवेंट दैट फर्स्ट एंड सेकेंड बॉल इज ब्लैक, कि पहला भी, ठीक है, पहला बॉल भी क्या है, ब्लैक है, दूसरा भी ब्लैक है। तो यहां अगर हम देखें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल कितना हो जाएगा, 10/15। सेकंड अगर देखें तो पहली बार हमने क्या, पहला जो बॉल निकाला वो क्या है, ब्लैक है, तो दूसरा भी हमारे पास क्या हो जाएगा, ब्लैक ही, मतलब एफ की प्रोबेबिलिटी जब ई गिवन हो। तो बेटा इसमें कहा गया है विदाउट रिप्लेसमेंट, मतलब एक बॉल हमने निकाल दिया, ठीक है, तो वापस नहीं रखा है। तो जब एक बॉल निकालने के बाद दूसरा बॉल निकाल रहे हैं तो ब्लैक एक कम हो गया, मतलब ये कितना हो जाएगा, 9, और टोटल कितने थे, 15, 15 में से भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, कितना आएगा, 14। तो यहां पर हम विदाउट रिप्लेसमेंट ले रहे हैं, इसीलिए एक बॉल निकाला, जैसे एक बॉल निकाला ब्लैक, तो इस ब्लैक में कितने रह गए, 9 रह गए, ठीक है, और टोटल कितने रह गए, 14। तो हमें क्या पूछा गया है कि भाई दोनों ही क्या हो, ब्लैक हो। ठीक है, तो फॉर्मूला हमारे पास पता है, पीई इंटू एफ बाय ई, मतलब हम यहां पर क्या कर सकते हैं, पीई कितना है हमारे पास, तो पीई आया 10/15, और एफ बाई कितना है, 9/14। तो जो कट रहा है काट दो, 5, 7, 3, तो 3 कितना आ गया, 7। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, अगले एग्जाम्पल पे हम चलते हैं। ओके, तो अब हम आगे एग्जाम्पल नंबर 9 पे। एग्जाम्पल नंबर 9 क्या कहता है कि डेक ऑफ कार्ड है, ताश के 52 पत्ते हैं, उनमें से हमने 3 कार्ड निकाला है, 3 कार्ड निकाला है सक्सेसिवली,
मतलब लगातार हमने 3 कार्ड निकाला है। तो आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि 2 तो किंग होंगे, 2 क्या होंगे बेटा, किंग, और जो थर्ड कार्ड होगा वो क्या होगा, एस कार्ड होगा। थर्ड कार्ड क्या होगा, एस कार्ड। तो हम मान लेते हैं कि भाई ई क्या है, इवेंट दैट फर्स्ट ड्रॉन कार्ड इज किंग। एफ क्या मान लेते हैं, इवेंट दैट सेकंड ड्रॉन कार्ड इज किंग। एंड थर्ड हम क्या मान लेते हैं, थर्ड जो है क्या है, एस कार्ड है। अब देखना जरा ध्यान से, अगर हम प्रोबेबिलिटी, जैसा कि आपको पता है कि यहां पे किंग कितने होते हैं, 4 होते हैं, तो प्रोबेबिलिटी अगर ई निकालता हूं तो किंग कितने हैं, 4 है। कितने में से बेटा, 52 कार्ड्स होते हैं टोटल। इसी तरीके से अगर मैं नेक्स्ट निकालता हूं एफ, तो हमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ व्हेन ई ऑलरेडी अकर। ठीक है, तो जब एक किंग पहले ही निकाल चुके हैं तो कितने किंग बच गए बेटा, 3। कितने में से, तो टोटल कितने में से, 51 में से। ऐसे ही अगर हम नेक्स्ट निकालते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ जी व्हेन ई एंड एफ ऑलरेडी अकर, तो यहां पर 2 कार्ड तो निकल चुके हैं, दोनों ही क्या है, किंग है। ठीक है, अब तीसरा कार्ड हमारे पास एस कार्ड है, इक्का है, तो इस पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, मतलब इक्के तो 4 ही रहेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 4। लेकिन टोटल अगर हम बात करते हैं कार्ड्स की, तो टोटल कार्ड क्योंकि 2 पहले ही निकाल चुके हैं, सक्सेसिवली है, विदाउट रिप्लेसमेंट है, तो हमारे पास कितने बच जाएंगे, 50। अब अगर हम यूज करते हैं यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, तो यहां पर हमारे पास फॉर्मूला हम लगाएंगे ई एफ जी, क्या पढ़ा था हमने, पी ई एफ बाई ई एंड इंटू जी ई इंटरसेक्शन एफ। ठीक है, तो यहां कितना आ गया, 4/52 इंटू 3/51 इंटू 4/50। तो इसको हम क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, मतलब जो भी कट रहा है काट देंगे और फिर हम आंसर निकाल देंगे। ये आ जाएगा 13, और इसको अगर हम करते हैं तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, 2, और ये आ जाएगा 25, और यहाँ पे अगर करते हैं तो 3 3 17 आ जाएगा। अब इनको मल्टीप्लाई करके हम क्या कर देंगे, आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 2/5525। ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो आगे देखते हैं हम। तो अब हम देखने जा रहे हैं इंडिपेंडेंट इवेंट। इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होता है, जिसमें कोई भी अगर हमारे पास 2 इवेंट है तो एक की अकरेंस दूसरे पे डिपेंड ना हो। जैसे हमने डिपेंडेंट पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था कि ये हमारे पास जो है P E इंटरसेक्शन F इज इक्वल टू PE इंटू P F बाई E, यह भी हमने पढ़ा था मल्टीप्लिकेशन थ्योरम में। तो यहां पर अगर हम बात करते हैं तो यहां हम क्या है, अगर हम बोलते हैं कि इफ यहां पर अगर E एंड F आर इंडिपेंडेंट इवेंट, इफ E एंड F आर इंडिपेंडेंट इवेंट, इंडिपेंडेंट इवेंट कहने का मतलब F की प्रोबेबिलिटी E पे डिपेंड नहीं करती। तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, F अपॉन E, इट मीन्स दिस कैन बी रिटन एज PF, और इसको अगर हम सही से लिखें तो PEF इज इक्वल टू PE इंटू PF। कहने का मतलब ये हुआ कि इंडिपेंडेंट का क्राइटेरिया क्या है, अगर PE इंटरसेक्शन F प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ अकर, ठीक है, इज इक्वल टू या इज इक्वल टू मल्टीपल ऑफ PE एंड PF, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट F, इन दोनों का प्रोडक्ट अगर इनके कॉमन
जो इनके अंदर जो कॉमन है या इंटरसेक्शन है उसके प्रोबेबिलिटी के अगर बराबर हो जाए तो हम कहेंगे क्या कि ई और एफ क्या है, इंडिपेंडेंट इवेंट है। तो इंडिपेंडेंट इवेंट का मतलब ये हुआ कि वो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहे हैं, जैसा कि हम पहले पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, तो इस पे कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। सबसे पहले एनसीईआरटी का कुछ एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल नंबर 10 देखते हैं क्या कहता है। अ डाई इज थ्रो, ठीक है, एक डाई को फेंका गया। इफ ई इज द इवेंट द नंबर अपीयरिंग इज मल्टीपल ऑफ 3। तो ई क्या है यहां पे, नंबर अपीयरिंग इज मल्टीपल ऑफ 3। और f क्या गिवन है आपको, तो f गिवन है यहां पर द नंबर अपीयरिंग इज इवन, द नंबर अपीयरिंग इज इवन। ठीक है, तो एक डाई को आपने थ्रो किया है, तो जब हम डाई को थ्रो करते हैं तो सैंपल स्पेस हमारे पास क्या आता है 1 2 3 4 5 6। तो इसमें सबसे पहले क्या कहता है, अगर हम ई की बात करें तो नंबर अपीयरिंग इज मल्टीपल ऑफ 3। तो मल्टीपल ऑफ 3 में कौन कौन सा आ जाएगा, 3 एंड 6। तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी कितनी इसकी, 2/6। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं एफ की, तो इवन नंबर तो कितना आएगा, 2 4 और 6। मतलब अगर इसकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं कितना आएगा, 3/6। अब अगर इनमें कॉमन निकालते हैं हम कि कॉमन क्या आ रहा है, तो कॉमन देख सकते हो 6 आ रहा है। इट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू 1/6। अब हमने क्या कहा था आपको, इंडिपेंडेंट इवेंट चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, तो हम देखते हैं कि पी ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू पी ई इंटू पी एफ, ये हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना है, 1/6 है। पी ई हमारे पास कितना है, 2/6 और ये 3/6। तो देख लेते हैं हम, 2 3 जा 3 3, तो 1/6 इक्वल टू क्या हो गया, 1/6। मतलब दोनों बराबर हो गए, दोनों बराबर हो गए। इसका मतलब क्या हुआ, सो ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट इवेंट। एक और क्वेश्चन करके देख लेते हैं हम एग्जाम्पल का ही। तो एग्जाम्पल नंबर 11 हम करने जा रहे हैं। कहता है अनबाइज्ड डाई इज थ्रोन ट्वाइस। एक अनबाइज्ड डाई है, ठीक है, कहने का मतलब अनबाइज्ड डाई का मतलब कि 1 2 3 मतलब 6 तक ही काउंटिंग है। ठीक है, ऐसा नहीं है कोई नंबर रिपीट हो रहा हो। तो अनबाइज्ड डाई है जिसको ट्वाइस, 2 बार हमने थ्रो किया है। तो आपको पता जब 2 बार थ्रो करते हो तो आपका सैंपल स्पेस जो है वो कितना हो जाएगा, तो 26 सॉरी, तो आपका जो सैंपल स्पेस हो जाएगा 1 1 1 2 ऐसे करके 1 6 तक, ऐसी 2 1 2 2 2 6 तक, और यहां से चलेंगे तो ये कितना होगा 6 1 और यहाँ 6 6 तक। कहने का मतलब नंबर ऑफ सैंपल स्पेस आपके कितने हो जाएंगे, 36। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन में कहता है कि मान लो कि ए जो है ओड नंबर को डिनोट कर रहा है। ए किसको डिनोट कर रहा है, इवेंट दैट ओड नंबर ऑन द फर्स्ट डाई, ऑड नंबर ऑन द फर्स्ट डाई। और बी किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो बी रिप्रेजेंट कर रहा है ऑड नंबर ऑन द सेकेंड थ्रो, ऑड नंबर ऑन द सेकेंड थ्रो। ठीक है, तो इसमें इस तरीके से बोला है इसने फर्स्ट पे, और इसमें किस में बोला है, सेकेंड पे। तो अगर हम देखें भाई, सबसे पहले एक ही अगर हम बात करते हैं तो ऑड नंबर ऑन द फर्स्ट डाई, तो फर्स्ट डाई पे ऑड नंबर की अगर हम बात करें तो ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट पे ऑड एक तो 1 वाला आ जाएगा, 1 1 1 2, इस तरीके से कितना आ जाएगा 1 6 आ जाएगा। ऐसी अगर हम देखें तो ऑड चाहिए तो 3 1 3 2, और ऐसी कितना हो जाएगा 3 6। ऐसी यहाँ देखें तो 5 1
5 2 कितना हो जाएगा, 5 6 हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं इसकी प्रोबेबिलिटी निकालने जाऊं तो ये कितना हो जाएगा, 6 6 12 6 दिया 18, 18 बटे में 36। ठीक है, ऐसे। तो अगर हम इवेंट बी की बात करें तो बी क्या है, ऑड नंबर ऑन सेकंड थ्रो। सेकंड थ्रो पे ऑड नंबर मतलब ये सारे के सारे 6 आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ 3 वाले जितने हैं, जो बाद में 3 आ रहा है, ठीक है, ये सारे के सारे आ जाएंगे। ऐसे ही 5 वाले सारे आ जाएंगे, मतलब ये भी कितने हो जाएंगे, 18। तो यहाँ अगर मैं डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी निकाल दूं तो 18 बटे में कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। वही अगर हम ए इंटरसेक्शन अगर बी की बात करते हैं तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब दोनों ही क्या होने चाहिए, ऑड होने चाहिए। दोनों ही डाई पे क्या होना चाहिए, ऑड नंबर होना चाहिए। तो दोनों डाई पे अगर हम ऑड नंबर देखते हैं तो यहाँ पर बेसिकली अगर सिंपल अगर हम बात करें तो ये क्या क्या आ सकता है आपके पास। तो यहाँ एक बार देख लेते हैं, दोनों ही अगर ऑड हमें लेना है तो दोनों ही ऑड का मतलब जैसे कि मान लो ये हमारे पास 1 1 ये आ गया। ठीक है, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 3। ठीक है, मतलब अगर ऐसे हम बात करते हैं तो क्या क्या आ जाएगा, 1 1 आ जाएगा। ठीक है, 1 3 आ जाएगा, और क्या हो जाएगा, 1 5 आ जाएगा। ऐसे ही अगर हम आगे चलते हैं तो क्या हो जाएगा, 3 1 आ जाएगा। ठीक है, 3 3 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, तो 3 5 हो जाएगा। ठीक है, ऐसी और अगर हम बात करते हैं तो क्या आ जाएगा, 5 1 5 3 और 5 5। इट मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये कितना हो जाएगा, 9/36। तो हमारे पास जो फॉर्मूला है अगर हम उसे लगाते हैं यहाँ पे, P A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू PA इंटू PB। चेक अगर हम करते हैं तो ये कितना है, 9/36, और ये कितना है, 18/36 इंटू में 18/36। ठीक है, तो ये 9 4 जा और 18 2 जा 18 2 जा, तो ये आ जाएगा 1/4 इक्वल टू 1/4। कहने का मतलब ये भी क्या है, इंडिपेंडेंट इवेंट है। तो ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको शो कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़। तो अभी तक बहुत सारे लल्लू क्वेश्चन हम कर चुके हैं, सिर्फ थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए, समझने के लिए कि बेसिकली इंडिपेंडेंट इवेंट होता क्या है। अब आते हैं थोड़े से अच्छे क्वेश्चनों पे। ठीक है, तो एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन हम देख लेते हैं 13.2 के। सबसे पहले डिस्कस करने जा रहा हूं मैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, इसको हम देख लेते हैं। कहता है अ बॉक्स ऑफ ऑरेंज इज इंस्पेक्टेड बाय एग्जामिनेशन 3 रैंडमली सिलेक्टेड ऑरेंज ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट। ठीक है, एक इंस्पेक्शन के लिए आता है एक आदमी मान लो, और वो क्या करता है कि जो डब्बा रखा हुआ है ऑरेंजेस के, 3 ऑरेंज वो निकालता है। क्वेश्चन में कहता है इफ ऑल द 3 ऑरेंज आर गुड द बॉक्स इज अप्रूवल फॉर सेल। अगर वो तीनों के तीनों जो है, तीनों के तीनों संतरे अगर ठीक होते हैं तो वो क्या होते हैं, अप्रूवल हो जाते हैं कि भाई ये सही है, बिकने के लिए चले जाते हैं। अदरवाइज इट इज रिजेक्टेड, वरना क्या करता है वो पूरा ही रिजेक्ट कर देता है। तो कहता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ बॉक्स कंटेनिंग 15 ऑरेंजेस आउट ऑफ विच 12 आर गुड एंड 3 आर बैड। तो टोटल नंबर ऑफ, अगर हम बात करते हैं ऑरेंज की, टोटल नंबर ऑफ ऑरेंजेस, तो ये कितने हैं हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ ऑरेंज जो है वो है 15। ठीक है, नंबर ऑफ गुड ऑरेंज जो ठीक है वो कितने हैं, 12 है। नंबर ऑफ बैड ऑरेंज या डिफेक्टिव ऑरेंज ये कितना है, 3 है। ठीक है, तो यहां पर जो है अगर हम बात कर लेते हैं कि भाई ये जो है प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपको कि वो अप्रूवल हो गया किसके, सेल के लिए, मतलब बिकने के लिए अप्रूवल हो गए। तो बिकने के लिए अप्रूवल कब हो सकते हैं, जब तीनों ही क्या हो बेटा, मतलब पहला जो उन्होंने निकाला है वो भी क्या हो, तो वो भी गुड ऑरेंज में आए, जो दूसरा निकाला है वो भी गुड ऑरेंज हो,
और तीसरा जो निकाला है वो भी गुड ऑरेंज होगा। मतलब तीनों के इवेंट के साइमल्टेनियसली अकरेंस की बात कर रहा है ये। कहने का मतलब यहां पर हम बेसिकली क्या लगाने वाले हैं, तो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी ये हम लगाने वाले हैं। तो यहां पर हम मान लेते हैं ई इवेंट क्या है, इवेंट दैट फर्स्ट ड्रॉन ऑरेंज इज गुड, एफ ऐसे ही सेकेंड इज ऑल्सो गुड, थर्ड भी क्या होना चाहिए, गुड होना चाहिए। तो यहां अगर हम पी ई की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो गुड ऑरेंज कितने हैं 12, टोटल कितने हैं 15। अगर हम दूसरा निकालते हैं एफ तो ई तो ऑलरेडी अकरेंस है, मतलब गुड एक निकल चुका है तो कितना बच गया 11 और टोटल 14। ऐसी अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट की पी जी, जब ई और एफ की प्रोबेबिलिटी दे रखी हो, तो ये अच्छा क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है। ठीक है, तो जी की प्रोबेबिलिटी जब ई और एफ दे रखा है, तो देखो दो हमने पहले ऑरेंज निकाल लिए, ठीक है, और वो भी किससे निकाले, गुड वाले से। तो गुड में कितने बच गए 10 और टोटल में 2 कम हो जाएंगे तो कितने हो गए 13। तो हमें क्या निकालना है, तीनों ही ठीक हो तभी तो अप्रूवल होगा, ई एफ जी। तो ये हमारे पास फॉर्मूला है पी ई इंटू पी एफ इंटू एफ बाई ई इंटू जी ई एफ। तो पी ई जो है हमारे पास वो कितना है 12/15, 11/14, 10/13। तो अब हमें क्या करना है, बस मल्टीप्लाई करके देख लो। ठीक है, 7 2 जा 5 2 जा 5 3 3 4 जा। ठीक है, तो अब कुछ कट नहीं रहा है तो सिंपल लिख लो, 11 4 जा 44 और 13 को 7 से कर देंगे तो 91। दिस इज योर आंसर। ठीक है, हम क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, 2 balls are drawn at random with replacement from a box containing 10 black and 8 red ball। तो ब्लैक बॉल कितने हैं 10 हैं, रेड बॉल कितने हैं 8 हैं। कहता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट बोथ बॉल्स आर रेड, बोथ बॉल्स आर रेड। तो बेटा एक हमारे पास सिंपल बैग है जिसमें 10 जो है ब्लैक बॉल है और 8 रेड बॉल है। ठीक है, और ये कहता है कि विद रिप्लेसमेंट, क्या कह रहा है, विद रिप्लेसमेंट। कहने का मतलब यहां कुछ चीजें डिपेंड नहीं है, मतलब ये क्या है, इंडिपेंडेंट इवेंट है। ठीक है, क्योंकि विद रिप्लेसमेंट का मतलब हमने बॉल लिया और वापस उसमें डाल सकते हैं, तब जाके अगला निकाल सकते हैं। तो यहां अगर हम बात करें कि अगर मैं मान लूं कि ई जो है फर्स्ट ड्रॉन बॉल इज रेड, या फिर सेकेंड एफ जो है हमारे पास सेकेंड ड्रॉन बॉल इज ऑल्सो रेड। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई की अगर हम बात करें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हमारे पास वही होगा। ठीक है, कितना आ जाएगा 8/18, और f की बात करें तो ये भी क्या आएगा 8/18। हमें क्या बोला है, बोथ रेड, तो बोथ रेड मतलब इंडिपेंडेंट है, तो ये क्या हो जाएगा पी ई इंटू पी एफ। हमें कैसे पता चला इंडिपेंडेंट है, बोला उसने विद रिप्लेसमेंट। ठीक है, तो 8/18 इंटू 8/18 तो इसको देख लेते हैं, 4 2 जा 9 2 जा 4 2 जा 9 2 जा 36/80 सॉरी 16/9 9 जा 81। ठीक है, इसके सेकंड पार्ट की बात करें तो ये सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, तो इसके सेकंड पार्ट की अगर हम बात करें तो कहता है फर्स्ट बॉल इज ब्लैक एंड सेकंड इज रेड।
कहता है फर्स्ट बॉल इज ब्लैक एंड सेकेंड इज रेड। तो ऐसे ही हम कह सकते हैं कि फर्स्ट ई वाला क्या है बेटा, ब्लैक है। तो ब्लैक है तो ये कितना है 10/। तो अब हम एक बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जैसा कि आपको दिख रहा है। करने से पहले हम इसके थोड़े कंसेप्ट को समझ लेते हैं। कंसेप्ट कुछ ऐसा है कि अगर आपको दे रखा हो कि ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट इवेंट, तो प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, अकरेंस ऑफ एटलीस्ट ए और बी। तो एटलीस्ट ए और बी निकालने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो हमारी क्या होगी, 1 माइनस पी ए नॉट इंटू पी बी नॉट। ठीक है, कि ए के ना होने की प्रोबेबिलिटी और ये बी के ना होने की प्रोबेबिलिटी। ऐसी अगर ये 3 इवेंट के लिए आता है तो 1 माइनस पी ए डैश पी बी डैश पी सी डैश, 3 के लिए है, 4 के लिए है, 5 के लिए है। हम कुछ इस तरीके से इस क्वेश्चन को करते हैं। अब कई बार जो है क्वेश्चन में आपको एटलीस्ट नहीं बोलेगा, बट आपको उसके स्टेटमेंट से समझना पड़ेगा कि ये यही कहना चाहता है। जैसे कि मान लो हमने क्या किया, 3 लोगों को एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के लिए दिया, और अगर मैं प्रोबेबिलिटी पूछ लेता हूं कि क्वेश्चन जो है सॉल्व हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ कि किसी एक ने किया है। मतलब हो सकता है किसी एक ने किया होगा, या ए ने या बी ने या सी ने, हो सकता है ए बी ने किया हो बी सी। मतलब सिंपल कहने का मतलब है वो यही कहना चाहता है कि एटलीस्ट वन ऑफ देम सॉल्व द क्वेश्चन पेपर। ठीक है, किसी एक ने क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर दिया है। तो इस टाइप का क्वेश्चन लेके चलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कई बार ये एग्जाम में आ चुका है इस टाइप का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 बेटा क्या कह रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग स्पेसिफिक प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली। कई बार ये बोलता नहीं है, बट इसने बोल दिया है कि इंडिपेंडेंटली सॉल्व करना है। ए एंड बी आर 1/2 1/3 रेस्पेक्टिवली। कहने का मतलब ए जो है उसकी प्रोबेबिलिटी है किसी चीज को सॉल्व करने की, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की वह 1/2, और पीबी की जो है वो कितनी है 1/3। तो क्वेश्चन में यहाँ पे 2 पार्ट पूछे गए हैं। अगर ये दोनों इंडिपेंडेंटली क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है, फर्स्ट द प्रॉब्लम इज सॉल्व, द प्रॉब्लम इज सॉल्व। ठीक है, एंड सेकंड पार्ट इसका क्या है, सेकंड पार्ट है एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम, एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम। तो इस तरीके से यहां पे 2 इवेंट के लिए दे रखा है, 3 इवेंट के लिए भी पूछ सकता है वो। तो पहले बात करते हैं द प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड। तो प्रॉब्लम इज सॉल्व मतलब प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है, कहने का मतलब एटलीस्ट किसी एक ने ये प्रॉब्लम सॉल्व किया है। तो अभी जैसे मैंने आपको बताया था, एक फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, प्रॉब्लम इज सॉल्व मतलब एटलीस्ट 1 ए और बी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। तो 1 माइनस पी ए डैश इंटू पी बी क्या आएगा डैश। तो इसके लिए हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले पी ए डैश। तो डी एस पी ए डैश कैसे निकालते हैं, 1 माइनस 1/2 मतलब 1/2, और पी बी डैश कैसे निकालेंगे, 1 माइनस 1/3 मतलब 2/3। तो यहाँ अगर हम वैल्यू रख दें 1 अपॉन पी ए डैश कितना है 1/2 है, पी बी डैश कितना है 2/3 है। यहाँ भी कर सकते हो अगर आप चाहो तो 2 से 2 कैंसिल, कितना आएगा 1/3, सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा 2/3। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अगर इसके सेकंड पार्ट की बात करें अगर हम, तो सेकंड पार्ट क्या कहते हैं, एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम। एग्जैक्टली वन ऑफ देम मतलब किसी एक ने किया है, दोनों नहीं, किसी एक ने किया है। तो हमें तो नहीं पता भाई पहले किसने किया है, तो हो सकता है कि ए ने किया हो, तो एक ने किया हो तो बी नहीं करेगा। ठीक है, या फिर आप कह सकते हो कि अगर बी ने किया है तो ए नहीं करेगा। अब क्योंकि हमने बताया कैसा है ये इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो इंडिपेंडेंट इवेंट है तो हमारा क्या हो जाएगा, पी ए इंटू पी बी डैश प्लस पी ए डैश इंटू पी बी। तो इसको अगर हम सॉल्व कर दें तो ये हमारे पास आ जाएगा, पी ए हमारे पास कितना है 1/2 है, और पी बी डैश जो है हमारे पास कितना है 2/3 है। सेम पी ए डैश हमारा कितना है 1/2 है, और पी बी जो है हमारा कितना है, तो पी बी 1/3। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं 2/6 प्लस
1/6, 3/6 इट मीन्स 1/2। तो यहां पर जो है एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आई है? 1/2 आई है। सिंपल आप ये समझ सकते हो, ठीक है।